कल हम लोगों ने कृषि में एक तो हम कृषक पढ़ रहे थे, दूसरा हम फसल पढ़ना शुरू कर रहे थे, है ना। तो फसल में आप लोगों को मैंने बताया था फसलों का वर्गीकरण, और इसमें हमने देखा था कि फसल जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होंगे। एक आपका खाद्यान्न फसल, फूड ग्रेन्स, और एक होते हैं आपका वाणिज्यिक फसल। ठीक, एक आपका खाद्यान्न फसल और एक वाणिज्यिक फसल, ठीक है ना। फूड ग्रेन क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। खाद्यान्न फसलों में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार की फसलें प्रमुख रूप से आएंगी। चावल, है ना, पैडी, गेहूं, व्हीट, उसके बाद मोटे अनाज। एक्चुअली मोटे अनाज के लिए केवल मिलेट शब्द जो है बाजरा के लिए प्रयोग होता है, मतलब 5 प्रकार के जो मोटे अनाज होंगे उनके लिए। और भी चीजें होती हैं तो इसको न्यूट्री सीरियल्स या मतलब पोषक अनाज भी कहा जाता है। इंग्लिश का नाम इसका थोड़ा न्यूट्री सीरियल्स है अगर लिखा जाता है, मिलेट प्रॉपर नहीं लिखा जाता, हालांकि मिलेट इसके अंतर्गत ही आएगा। और भी चीजें आती है ना। मिलेट मतलब हो गया आपका मतलब जो मोटे अनाज होंगे, मोटे अनाज में भी आपका एक मिलेट्स होंगे और एक लिटिल मिलेट्स होंगे, मतलब स्मॉल मिलेट्स। स्मॉल मिलेट्स में ही अपन कोदो देखते हैं जिसको लिटिल मिलेट्स कहा जाता है, कुटकी देखते हैं, है ना। तो ये सब मिल करके, तो इसके लिए इंग्लिश में अगर वर्ड लिखना है तो न्यूट्री सीरियल्स लिखना ज्यादा। सीरियल्स मतलब अनाज, न्यूट्री मतलब पोषक अनाज। मोटे अनाज के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। मिलेट्स ज्यादा प्रचलित नाम है उसके अंतर्गत, है ना। समझ गया। तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, पल्सेस, ये आएंगे इसके अंतर्गत। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत भी हमने आपको बताया था 6 प्रकार की फसलें आती हैं। तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, है ना, ऑयल सीड्स क्रॉप्स, स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, शर्करा, शुगर क्रॉप्स। उसके बाद से रेशेदार, मतलब जिसको हमने कल कपास लिखा था, फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार, मसाला, स्पाइसेस और बागानी, हार्टिकल्चर। इतना देखे थे कल की क्लास में, ठीक। तो सबसे पहले हम आंकड़े देखना शुरू करते हैं, खाद्यान्न फसल स्टार्ट करते हैं। खाद्यान्न फसल संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। देखें, सबसे पहले आंकड़े हमको समझना है कुल खाद्यान्न फसल, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कुल खाद्यान्न फसल मतलब कुल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ टोटल फूड ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टोटल फूड ग्रेन क्रॉप्स। एक बात समझिए, एक मिनट, 2 प्रकार के आंकड़े हमेशा अवेलेबल होते हैं। एक वास्तविक आंकड़े जो हो चुका है, और एक अनुमानित आंकड़े, अभी वर्ष खत्म नहीं हुआ है, इसमें फेरबदल की संभावना। तो जैसे मैंने बताया था कि हम कोई भी आंकड़ा देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर ईयर के बेसिस पर देखेंगे, यानी 1 जुलाई से 30 जून के लिए। तो एग्रीकल्चर ईयर 2022 अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर ईयर 2022 मतलब 2022-23, 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 ये कंप्लीट हो चुका है। इसका आंकड़ा हमारे पास परफेक्ट आंकड़ा होगा। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर ईयर 2023 बोलेंगे तो ये 1 जुलाई 2023 से जून 2024, ये अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो कंप्लीट नहीं हुआ है ये संभावित आंकड़े होते हैं, ठीक है, अनुमान होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एस्टिमेट बोला जाता है इसको, एस्टिमेटेड डेटा। इंग्लिश में इसको एस्टिमेटेड डेटा बोलेंगे, संभावित अनुमान, ठीक। और जो मिल चुका है वास्तविक वो ये है एग्रीकल्चर ईयर 2022, ठीक। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में वर्तमान में कुल कृषि खाद्यान्न उत्पादन कितना है, ठीक है, तो ये लेंगे, वर्तमान बोल दिया 2023। लेकिन अगर पूछेगा वास्तविक रूप से या वर्ष 2022 के अनुसार कितना है, तो आपको 2022 वाला लेना पड़ेगा, ये वास्तविक आंकड़ा हमारा। एग्रीकल्चर ईयर 2022-23 में
कुल खाद्यान्न उत्पादन था 315.6 मिलियन टन। खाद्यान्न उत्पादन को हमेशा मिलियन टन या मीट्रिक टन में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन था 315.6 मिलियन टन, जबकि एग्रीकल्चर ईयर 2023 में ये 330.5 मिलियन टन रहने की संभावना, ठीक। तो 2023 में 330.5 मिलियन टन, ठीक, और 2022 में कितना था 315.6 मिलियन। आंकड़े में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कुल कृषि खाद्यान्न उत्पादन कितना है 330.5 मिलियन टन, अगर उसको पूछना होगा कि 2022 में कितना था तो वो प्रॉपर ईयर को मेंशन करेगा। अगर ईयर मेंशन नहीं है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो वर्तमान का आंकड़ा ही लेना है। समझ में बात? आंकड़े में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीते हुए आंकड़े को पूछना होगा तो वो ईयर पूछेगा, ठीक है। कृषि वर्ष 2022 के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था या कितना है, तो 315.6 मिलियन टन। ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है, वास्तविक आंकड़े, ठीक। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पूछा और बस ये पूछा है कि भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा या कितना है, तो 330.5 मिलियन टन, क्योंकि ये प्रेजेंट डेटा है। समझिए मेरी बात? अब दोनों का कंपैरेटिव थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये तो एवरेज हो गया, कुल खाद्यान्न उत्पादन मतलब उन चारों का एवरेज हो गया, है ना। मतलब चारों को मिला करके हो गया, एवरेज नहीं, चारों को जोड़ करके ये कुल खाद्यान्न उत्पादन निकल गया, है ना। चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितना कितना बढ़ा है। तो ध्यान सुनना बेटा, पहले याद कैसे करना है। 2022 एग्रीकल्चर ईयर और एग्रीकल्चर ईयर 2023, ठीक। कुल खाद्यान्न में कौन कौन से फसल आते हैं? चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ये चार चीजें आएंगी। 2022 में चावल का उत्पादन 129 मिलियन टन था, जो कि 2023 में बढ़कर के 135 मिलियन टन हो गया। 129 से बढ़कर 135, समझ में आया? 129 से बढ़कर के 135 हो गया। गेहूं 107 मिलियन टन था, जो बढ़ करके 112 मिलियन टन हो गया, ठीक है। 107 मिलियन टन 112 मिलियन टन। मोटे अनाज 51 मिलियन टन था, जो बढ़ करके 54 मिलियन टन हो गया, ठीक। दाल 27 मिलियन टन, जो कि 27 मिलियन टन ही रहा। समझ में आया? पहले याद करो कैसे बढ़ा है, वर्तमान में क्या है और पिछले साल क्या था। तो 22 में 129 से बढ़कर 135 हुआ, 6 मिलियन टन बढ़ा है, ठीक। उसके बाद गेहूं 107 से 112 हुआ है, 107 से 112, ठीक। मोटे अनाज 51 से 54, ठीक। और दाल 27 का 27 बढ़ा है। पॉइंट अभी लिखाया नहीं होगा, तो लिखा हुआ पॉइंट। समझ में आया? चावल कहां से कहां बढ़ा? 129 से 135। गेहूं कहां से कहां बढ़ा? 107 से 112, ठीक। मोटे अनाज कहां से बढ़ा? 51 से 54, और दाल कैसा रहा? 27। याद हुआ? चावल कहां से कहां बढ़ा? 129 से 135, ठीक। गेहूं 107 से 112, मोटे अनाज 51 से 54, और दाल 27 का 27। अब पॉइंट को पकड़ो, 129.5, 135.5, 107.7, 112.7 एमटी, 51.1, 54.7 एमटी, ठीक। और 27.3 से ये हो गया 27.5। मतलब जो चावल 129 से 135 था, वो 129.5 से 135.5 बराबर है। 129.5 से 135.5। गेहूं 107.7 से 112.7, ठीक। मोटे अनाज 51.1 से 54.7, मतलब गेहूं और इसमें दोनों में 0.7 लगेगा, ठीक है। 51.1 से 54.7, और दाल में थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, 27.3 से 27.5। याद हुआ?
बिना लिखे लिखो कॉपी में, वैसी हेडिंग डालो एग्रीकल्चर ईयर 2022, और जहां भूलो वहां पर पूछो बिना डरे, तो याद हो जाएगा। और अगर लिख लियो तो दोबारा लिखो ताकि याद हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे याद करो ना, वैसे ही 22 में चावल 129 से बढ़ करके कितना हुआ, 135.5 बढ़ेगा दोनों। ठीक, गेहूं 107 से बढ़ करके 112, ठीक है, तो दोनों तरफ 0.7 बढ़ेगा। ठीक है, 107.7 से 112.7। ठीक, मोटे अनाज 51 से 54 बढ़ेगा, तो 51.1 से 54.7, 54.7। ठीक, दाल 27 ही रहेगा, लेकिन 27.3 से 27.5। और ओवरऑल देखेंगे तो 2022 में 315.6 और 2023 में 330.5। याद हुआ? अच्छा देखना बेटा, इधर ध्यान दो। एक होता है उत्पादन, ठीक, और एक होता है उत्पादकता। भी लिखना नहीं कॉपी में, पहले समझो आप इसको, दोनों शब्द के मायने समझो। उत्पादन को इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्शन, ठीक, और उत्पादकता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्टिविटी। उत्पादन और उत्पादकता, उत्पादन है आपका प्रोडक्शन और उत्पादकता है प्रोडक्टिविटी। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। उत्पादन क्वांटिटी को दर्शाता है, मात्रा को, कि कितना उत्पादन हुआ है, इसको हमेशा मिलियन टन में रिप्रेजेंट करता है। उत्पादन जो है वो क्वांटिटी को शो करता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, कितना मिलियन टन उत्पादन हुआ। लेकिन उत्पादकता जो है वो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को शो करता है कि एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ। ओवरऑल जो उत्पादन हुआ वो उत्पादन है, क्वांटिटी, लेकिन एक हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में कितना उत्पादन हुआ उसको उत्पादकता हो। तो याद रखें, उत्पादन को जब किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको प्रोडक्टिविटी कहेंगे। मतलब एक हेक्टेयर में इतने किलोग्राम उत्पादन हुआ। समझे मेरी बात? जैसे अभी आप चावल पढ़े 135 मिलियन टन, तो आपको पता चला देश में 135 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ, 135.5 मिलियन। लेकिन एक हेक्टेयर में कितना चावल उत्पादन हो रहा है, ये प्रोडक्टिविटी, उत्पादक। समझे मेरी बात? जैसे अब इसके लिए तो हम एग्रीकल्चर ईयर 2023 का आंकड़ा लेंगे उत्पादन के लिए, कंपेयर करने के लिए। उत्पादकता के जो आंकड़े हैं वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं बताया गया। जैसे मैंने आपको कल बताया था, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2022, उसके हिसाब से ये जो उत्पादकता हम बता रहे हैं आपको, ये 2021-22 के आंकड़ों पर आधारित। ये चेंज नहीं होता, फिर कोई स्टैट आएगा तब चेंज होगा वो, मोटा मोटा। समझ बात को? उत्पादन जो है, इसमें अगर हम देखते हैं, जैसे कुल खाद्यान्न का उत्पादन देखते हैं, तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन हमने याद किया 330.5 मिलियन टन, याद किया। इसमें जो चावल है, चावल का उत्पादन हमने देखा 135.5 मिलियन टन। जो गेहूं है, गेहूं का उत्पादन हमने देखा 112.7 मिलियन टन। ठीक, जो मोटे अनाज है उसका उत्पादन हमने देखा 54.7 मिलियन टन, और जो दाल है इसका उत्पादन हमने देखा 27.5। ये उत्पादन है। लेकिन जब उत्पादकता में जाते हैं तो कुल खाद्यान्न की उत्पादकता भारत में 2419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है भारत। कुल खाद्यान्न मतलब ओवरऑल चारों को मिलाकर के एक हेक्टेयर में
2419 किलोग्राम खाद्यान्न उत्पादन होता है। मेरी बात समझे? कुल मिलाकर मतलब एवरेज निकलेगा, इन चारों का जोड़ करके फिर 4 से भाग देंगे तो कुल खाद्यान्न उत्पादन पर हेक्टेयर निकल जाएगा, तो 2419 याद रहेगा। तो खाद्यान्न का उत्पादन है 330.5, लेकिन खाद्यान्न की उत्पादकता मतलब पर हेक्टेयर किलोग्राम अगर उत्पादन देखें तो वह है 2419, 2419। याद हुआ? अब देखो, चावल का उत्पादन है 135.5, लेकिन चावल की उत्पादकता है 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता है, मतलब भारत में एक हेक्टेयर में 2809 किलोग्राम चावल का उत्पादन है, 2809 किलो। ठीक। गेहूं 112.5, सॉरी 7, गेहूं का उत्पादन कितना है आपका? 112.7, लेकिन अगर इसकी उत्पादकता देखेंगे तो 35-21 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 3521 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता है। समझ में आया? मोटे अनाज देखेंगे तो 54.7 मिलियन टन है ना ओवरऑल, जबकि एक हेक्टेयर में देखेंगे तो 2128 किलोग्राम हेक्टेयर, 2128 किलोग्राम। आई मेरी बात समझ में? दाल के का उत्पादन है 27.5, जबकि उत्पादकता देखेंगे तो 885 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दाल का की उत्पादकता है। समझ में आया कि नहीं आया? याद करो बेटा, 2014 की पीएससी में पूछा था कि भारत में सर्वाधिक उत्पादकता वाला फसल कौन सा है? नहीं, सर्वाधिक उत्पादन वाला फसल चावल है 135, सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं 35-21। समझ में आया? यही अंतर नहीं समझ पाते आप, उठा करके 2014 पीएससी का क्वेश्चन पेपर देखो। समझ में आया? तो डिफरेंस है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्शन शोज द क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी, मतलब एक साथ कितना उत्पादन हुआ, बट प्रोडक्टिविटी शोज द किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, मतलब एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम प्रोडक्शन हुआ। समझ में आया? तो खाद्यान्न का उत्पादन 330.5, लेकिन उत्पादकता 2419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न। समझ में आया? चावल का उत्पादन 135.5, लेकिन उत्पादकता 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं 112.7 मिलियन टन उत्पादन, लेकिन उत्पादकता 35-21 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मोटे अनाज 54.7 मिलियन टन उत्पादन है, लेकिन उत्पादकता 21-28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक। दाल का उत्पादन 27.5 मिलियन टन, लेकिन उत्पादकता 885 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ याद? पक्का? लिखो, एक तरफ हेडिंग डाल दो उत्पादन और एक तरफ हेडिंग डाल दो उत्पादकता। उत्पादन मिलियन टन में और उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को कहते हैं। और इसमें खाद्यान्न देखो, सोचो खाद्यान्न का उत्पादन कितना है 2023 में, तो 330.5 मिलियन टन। उत्पादन में अग्रणी राज्य देखे हुए है ना, अग्रणी राज्य, ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स, अग्रणी राज्य अगर देखें इसमें तो उत्पादन में अग्रणी राज्य और उत्पादकता में अग्रणी राज्य दोनों, मतलब उत्पादकता में आगे कौन है और उत्पादन में कौन। ठीक। अग्रणी राज्य प्रोग्रेसिव स्टेट्स, ठीक, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है।
जैसे अब उसी क्रम में देखो, जैसे खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना है? खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना है? 330.5। उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ओवरऑल फूड ग्रेन। ठीक है, ओवरऑल फूड ग्रेन में यूपी। अगर उत्पादकता देखते हैं, उत्पादकता कितनी है भारत की? 24-19 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उत्पादकता में पंजाब, ठीक है, उत्पादन में उत्तर प्रदेश और उत्पादकता में पंजाब। क्लियर हुआ? खाद्यान्न। चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य वेस्ट बंगाल, ठीक, लेकिन उत्पादकता में पंजाब, प्रोडक्टिविटी में पंजाब, मतलब खाद्यान्न और चावल की उत्पादकता में पंजाब। ठीक, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक, लेकिन उत्पादकता में हरियाणा, प्रोडक्टिविटी में हरियाणा। समझ में आ रहा है? मोटे अनाज के उत्पादन में कर्नाटक, ठीक, लेकिन उत्पादकता में स्ट्रेंज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पहले आंध्र प्रदेश था और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो मोटे अनाज के उत्पादन में आपका कर्नाटक और उत्पादकता में पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक, और उत्पादकता में गुजरात। ठीक है, उत्पादन में मध्य प्रदेश, उत्पादकता में गुजरात। फिर हुआ? उत्पादन में मध्य प्रदेश और उत्पादकता में गुजरात। याद हुआ? पक्का बोल लोगे? हाँ, तो जो आंकड़ा है उत्पादन और उत्पादकता में शीर्ष राज्य देखें, और जब भी एक को पढ़ो तो दूसरा रिलेट करो। उत्पादन कितना है कुल खाद्यान्न का? 330.5। अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक। उत्पादकता कितनी है? 24-19 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अग्रणी राज्य कौन सा होगा? पंजाब, ठीक। अब उसके बाद चावल के उत्पादन को अगर देखें तो 135.5। अग्रणी राज्य कौन सा इसमें? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल। उत्पादकता कितनी है? 2809 किलोग्राम चावल का। और अग्रणी राज्य कौन सा होगा? फिर से पंजाब। गेहूं का उत्पादन कितना है? 112.7 मिलियन टन, और अग्रणी राज्य होगा इसमें उत्तर प्रदेश, मतलब खाद्यान्न और गेहूं में उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्पादकता में खाद्यान्न और चावल में पंजाब। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्पादकता में हरियाणा। याद हुआ? मोटे अनाज का कुल उत्पादन 54.7 मिलियन टन, 54.7, ठीक। अग्रणी राज्य कर्नाटक, ठीक। मोटे अनाज कर्नाटक। उत्पादकता अगर इसकी देखेंगे तो 21-28 किलोग्राम, और अग्रणी राज्य वेस्ट बंगाल, पहले आंध्र प्रदेश था इसमें। क्लियर हुआ? उसके बाद दाल 27.5 मिलियन टन। दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश। दाल की उत्पादकता 885 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और उत्पादकता में गुजरात। याद रहेगा? पक्का? मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उसको भर के बताओ पहले।
चलो इसको भरो तो। खाद्यान्न, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल। उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट स्टेट विथ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में अग्रणी राज्य, ठीक है। सबको भरो तो। हो गया? कोई ऐसा जो नहीं लिख पाया हो? कोई नगीना? ऐसे याद करो भाई, खाद्यान्न कुल उत्पादन कितना हो गया? 330.5। ठीक, खाद्यान्न 330.5, उत्पादकता कितनी है इसकी? 24-19 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चावल कितना हुआ है? 135.5 मिलियन टन में है। उत्पादकता कितनी इसकी? 2809 किलोग्राम पर हेक्टेयर। गेहूं कितना है? 112.7, और गेहूं की उत्पादकता कितनी है? 35-21 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मोटे अनाज का उत्पादन कितना है? 54.7 मिलियन टन, और उत्पादकता कितनी है? 21-28 किलोग्राम। ठीक, दाल जो है ये 27.5, उत्पादकता कितनी है? 885 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हो गया। उत्पादन में अग्रणी राज्य खाद्यान्न के यूपी है ना, उत्पादन में यूपी, लेकिन उत्पादकता में पंजाब। उत्पादन में चावल के वेस्ट बंगाल, उत्पादकता में पंजाब। गेहूं के उत्पादन में यूपी, उत्पादकता में हरियाणा। ठीक, मोटे अनाज के उत्पादन में कर्नाटक, उत्पादकता में वेस्ट बंगाल। ठीक, दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश, और उत्पादकता में हो गया ना? कितना टाइम लगा है चार्ट को भरने में? इसको चिपका लेना, याद रहेगा। आंकड़ों को याद करने का एक पैटर्न रखोगे, जिस पैटर्न को बता रहा हूं उसी पैटर्न से बार बार रिवाइज करो। बार बार चेंज करोगे आंकड़े कभी याद नहीं। ये रहा, तो ये था आपका खाद्यान्न उत्पादन, मतलब खाद्यान्न फसलों से जुड़े हुए आंकड़े थे। उत्पादन हो गया, उत्पादकता हो गया, कुल उत्पादन हो गया। एक बात यहां पर याद रखना बेटा, जैसे जब आप रिवीजन करोगे तो जो आंकड़ा आपको याद होना ही चाहिए वो है कुल उत्पादन, और कुल उत्पादकता का मतलब अगर आपसे पूछे कुल उत्पादन कितना है तो 22-23 में 315.6 मिलियन टन, और 23-24 में 330.5 मिलियन। अगर कुल उत्पादकता पूछेगा तो याद होना चाहिए 24-19 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये याद होना चाहिए इतना। अगर क्वेश्चन एक पूछेगा तो वही कुल उत्पादन को ही पूछता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से जो आपको रिवाइज करके रखना है या दिमाग में रखना है कि उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला फसल चावल, लेकिन उत्पादकता में सर्वाधिक अग्रणी फसल कौन सी होगी? गेहूं। ठीक है, चावल 135.5 और गेहूं 35-21। समझ में आया? नोट करके लिखो। ठीक, नोट करके लिखिए और एकदम हाईलाइट करो उसको याद करने के लिए। लिखेंगे भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल चावल है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल चावल है। ठीक है, लिखेगा द मैक्सिममली प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन इंडिया इज पैडी, धान। ठीक, जिसका उत्पादन वर्तमान में 135.5 मिलियन टन है, जिसका उत्पादन वर्तमान में 135.5 मिलियन टन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा नोट में। जबकि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऐसा जबकि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल गेहूं है। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल गेहूं है। वेयर एज द क्रॉप मैक्सिममली प्रोड्यूस्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर इज व्हीट। ठीक है ना, गेहूं है, इसकी उत्पादकता 35-21 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसकी उत्पादकता 35-21 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इट्स प्रोडक्टिविटी इज 35-1 kg पर हेक्टेयर। समझ में?
तो ये आपका हो गया खाद्यान्न फसल। ठीक, अब चले आगे चलते हैं हम वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल या इसी को हम कहते हैं नकदी फसल। कॉमर्शियल क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स दोनों सेम। कॉमर्शियल क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल। ठीक, देखें लिखेगा वे फसलें जिनके उत्पादन का मूल उद्देश्य कृषि व्यापार हो, उन्हें वाणिज्यिक या नकदी फसल कहते हैं। लिखेगा द क्रॉप्स कल्टिवेटेड टू enhance the agri trade are known as commercial और cash crops। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित 6 प्रकार की फसलों को वाणिज्यिक फसल माना गया है। लिखेगा अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर the following six crops are identified as commercial crops और cash crops। ठीक है, 1 तिलहन ऑयल सीड्स, ठीक, 2 उत्तेजक स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, उत्तेजक, 3 शर्करा शुगर क्रॉप्स, 4 रेशेदार फाइबर क्रॉप्स, 5 मसाला स्पाइसेस, 6 बागानी हार्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, तो 6 crops are identified as the commercial crops. These are first the oil seeds, second stimulating crops, third sugar crops, fourth fiber, fifth spices and sixth one horticulture crops। समझ में आया ये सारी चीज? देखो इसमें सबसे पहला हम शुरू करते हैं तिलहन फसलें या इसको कहेंगे ऑयल सीड्स। ठीक है, तिलहन फसलें ऑयल सीड्स, एकदम जो बातें बता रहा हूं तुरंत याद होनी चाहिए कंपेयर करके। ठीक है, देखें पहली बात, तिलहन फसलें क्या होती हैं, याद रखें, वे फसलें जिनसे खाद्य तेल की आपूर्ति होती है। वे फसलें जिनसे खाद्य तेल की आपूर्ति होती है। ठीक है, लिखिएगा द क्रॉप्स गिव्स द एडिबल ऑयल्स आर द ऑयल सीड्स। मतलब वे फसलें जिनसे हमें खाद्य तेल की आपूर्ति, खाने वाला तेल मिलता है, वो सब तिलहन फसलें। ठीक है, देखिएगा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा
निम्नलिखित 9 प्रकार की फसलों को तिलहन फसल घोषित किया गया है। लिखेगा द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर has been declared following 9 crops as oil seeds, तिलहन फसलों के रूप में। अब ये कौन कौन से, देखो बेटा याद रखना है इसको, हिंदी में ही बोल रहे हो, उसको याद कर लो बस। कहीं पर भी नाम दिखेगा तो टिक लगाने का, अगर पहचानने के लिए जाए कि निम्न में से कौन सी तिलहन फसल है। ठीक है, तो देखिए, तो सरसों, मस्टर्ड मतलब सूरजमुखी और सोयाबीन, 300 नाम वाले। सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, है ना, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक, सोया सीड्स, सोयाबीन, ऐसे, ठीक है ना, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। इसके बाद कुकुम्भ, तोरिया, मूंगफली। ठीक है, कुकुम्भ, तोरिया और मूंगफली, ऐसे लिख लेना। मेरी तरफ मत, मैं कौन सा किसान थोड़ी हूं, मैं क्या जानूंगा, लिख लो बस। ठीक, कुकुम्भ, तोरिया, मूंगफली। मूंगफली तो सुने हो ना, कुकुम्भ, तोरिया और मूंगफली। मूंगफली का तेल नहीं सुने, है? तो वैसी कुकुम्भ, तोरिया और मूंगफली। ठीक है, तो देखो 300 नाम वाले हो गए, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। 3 जो सुने ही नहीं हो, कुकुम्भ, तोरिया और मूंगफली। ठीक, उसके बाद 3 और, 7, 8, 9, अलसी सुने होगे ना, अरंडी सुने हो, गजब, और तिल, तिल नहीं सुने हो रहे, खाए भी होगे कल तो, सुने, हाँ, अंग्रेजी में सेसमे, सेसमे, अरे हाँ ना, तो बहुतायत आबादी थोड़ी समझ में, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये हिमाकत ही नहीं कर सकता। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मतलब सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, कुकुम्भ, तोरिया, मूंगफली, अलसी, अरंडी, तिल। याद रहेगा? ये 9 प्रकार की फसलें। बोलोगे मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे बाद बोलोगे। ठीक है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद। समझ में आया? चलो पहले मैं बोलता हूं, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, बोलो जोर से। सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। फिर कुकुम्भ, तोरिया और मूंगफली। याद हो गया? और फिर अलसी, अरंडी, तिल। अब मन में एक बार बोल के देखो तो याद आया कि ससुरे मन में बोल रहे तो भी आवाज आ रहा है। वाह, तुम्हारे को मन की बात कोई भी सुन लेगा, या सुनाना ही चाहते हो कोई तो सुने, बोलते तो बहुत कुछ है मन में। ठीक, तो कुकुम्भ, तोरिया, मूंगफली, अलसी, अरंडी, तिल, और सामने लिख लो आपका सरसों, सूरजमुखी। समझ में आया? यस प्यारे बच्चों, तेल, यहां से तेल निकलता है। तेल के बिना कुछ हो सकता है? तो तेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसर्न। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, पर जब नौकरी करो तब समझ में आए बेटा। ठीक, तो ये आपका तिलहन फसलें, याद हुआ? अच्छा देखें, तिलहन फसल जो है वर्ष 1983 में, 1983 में हमारे देश में तिलहन संकट आया। ठीक है, द ऑयल सीड्स क्राइसिस वेयर ऑकर्ड इन इंडिया इन 1983। वर्ष 1983 में तिलहन संकट आया, मतलब जो खाद्य तेल थी उसकी कमी हो गई। इसीलिए
मई 1986 मई 1986 मई 1986 में भारत में तिलहन और मुख्य रूप से सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है। Thus, in May 1986, the Yellow Revolution was started. May 1986, Yellow Revolution was started to enhance the production of oilseeds in India. To enhance the production of oilseeds in India, मतलब भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत की गई। याद रखें, पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा है। ठीक है। सैम पित्रोदा इज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है। सैम पित्रोदा जो है वो भारत में पीली क्रांति के जनक इज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्लियर हुआ? पीली क्रांति के जनक। समझ में आया? ये तिलहन का। अब देखो बेटा, जब पीली क्रांति चलेगी, तिलहन का उत्पादन को बढ़ावा देना है ना? जब तिलहन के उत्पादन को हमको बढ़ावा देना है तो पीली क्रांति चली तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा। याद रखेंगे, वर्ष 2023 में कुल तिलहन उत्पादन 41 मिलियन टन है। द प्रेजेंट ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इज 41 मिलियन टन। वर्तमान में कुल तिलहन उत्पादन 41 मिलियन टन है। ठीक है। वर्तमान में कुल तिलहन उत्पादन 41 मिलियन टन। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, खाद्यान्न उत्पादन 330.5, उत्पादकता 24-19 खाद्यान्न की, और तिलहन का उत्पादन 41 मिलियन टन 41 MT, और यह रिकॉर्ड प्रोडक्शन है अब तक का सबसे ज्यादा। ठीक है। तिलहन रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ठीक। एक बात समझो, तिलहन के उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य लें तो राजस्थान। ठीक है ना? अग्रणी राजस्थान में रेत ज्यादा पाया जाता है ना, तो रे से राजस्थान हो गया, तो से तेल हो गया। हाँ, ऐसे याद रखना भाई, ऐसे ही याद रहेगा। कौन सा इतना टैलेंटेड हो कि आज लिखे तो कल भूलोगे ही नहीं। ठीक है। लेकिन रेत में तेल मिलता है, ये याद रखना। रेत कहां पाई जाती है पहले तो ये याद होना है। तो राजस्थान में तेल मिलेगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो राजस्थान जो है आपका अग्रणी राज्य। ये तिलहन के बाद क्या है अगला? उत्तेजक, स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स। स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स है ना, उत्तेजक। समझे बात? उत्तेजक। तो उत्तेजक में इसके अंतर्गत क्या आएंगे? मतलब अगर हम फसल देखें इसके अंतर्गत, तो मुख्य रूप से उत्तेजक में आपका जैसे तंबाकू, टोबैको, ठीक है ना, गांजा, हाँ, अफीम वगैरह, ओपियम, है ना, तंबाकू, गांजा, अफीम, ये सब इसके अंतर्गत आएगा उत्तेजक। इधर देखो, तो मूल रूप से अपने को तंबाकू से मतलब है। एक चीज देखो, मेन तंबाकू के बारे में थोड़ा सा देखना है आपको। देखो इधर ध्यान सुनो बेटा, तंबाकू जो होता है, टोबैको लीव्स जिसको बोलेंगे अपन, तंबाकू तेंदू पत्ता, तो उसमें अलग अलग क्वालिटी का आता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो छत्तीसगढ़ में मिलता है। मजाक नहीं करो। डायस्पोरस मेलॉक्सिलिन ये उसका नाम है, जो बेस्ट क्वालिटी, ये बेस्ट क्वालिटी का है जो छत्तीसगढ़ में पाया। मतलब भारत में छत्तीसगढ़ सबसे उत्तम किस्म की तेंदू पत्ता
उत्पादित करने वाला राज्य है। समझ आया? अरे बोलो ना। डायस्पोरस मेलानॉक्सिलीन इसका पूरा नाम है। नहीं बोल पाओगे, घर में जाकर के याद करना। समझ में आया? डायस्पोरस मेलानॉक्सिलीन बोल लोगे? उसका डायस्पोरस मेलानॉक्सिलीन। अच्छा खैर छोड़ो, इधर देखो बेटा, इधर तंबाकू के संदर्भ में, मतलब उत्तेजक पदार्थ के संदर्भ में देखो, जो मतलब गांजा जो है उसका एकमात्र उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है मेडिसिनल यूज के लिए, इसलिए उस शहर का नाम ही गाजीपुर रख दिया गया। गाजीपुर सुने हो? इधर से जाएंगे तो आपको मिलेगा गाजीपुर से, मतलब यहाँ बिलासपुर में नहीं मिलेगा, तो उधर जाएंगे बिहार साइड। ठीक है, खैर छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। तंबाकू, एक बात देखो, ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो लिख लो। तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात। तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात। ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ टोबैको लीव्स गुजरात फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड में आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, देखें, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र टोबैको रिसर्च सेंटर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आंध्र प्रदेश में टोबैको रिसर्च सेंटर है, लेकिन हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट गुजरात। ठीक, लिखिएगा, सबसे अच्छी किस्म की तेंदुपत्ता का उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, द स्टेट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट क्वालिटी तेंदू लीव्स या टोबैको लीव्स। ठीक है ना, सबसे उच्च गुणवत्ता का तेंदुपत्ता का उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। याद रखें, इसका नाम डायस्पोरस मेलानॉक्सिलीन है। ठीक है, इसका पूरा नाम डायस्पोरस मेलानॉक्सिलीन। ठीक है ना, डायस्पोरस मेलानॉक्सिलीन, जो छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता प्रोड्यूस किया जाता है उसका नाम है डायस्पोरस मेलानॉक्सिलीन। याद हो गया? ये सबसे उच्च किस्म की तेंदुपत्ता है और इसका प्रयोग रूरल सिगरेट बनाने में किया जाता है, जिसको हम हिंदी में बीड़ी कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में इसीलिए रूरल सिगरेट, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का सिगरेट, मेघना पनामा, हाँ, ऐसे आता है ना। तो ये आपका रूरल सिगरेट, ठीक, बीड़ी। देखें, छत्तीसगढ़ में कुल तेंदुपत्ता उत्पादन 1672 लाख टन। ठीक है, 1672 लाख टन जो है छत्तीसगढ़ में कुल तेंदुपत्ता उत्पादन है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टोबैको लीव्स इन छत्तीसगढ़ इज 16.72 लाख टन। यह भारत का 20% है। ठीक है, यह भारत का 20% है। देखिएगा, तेंदुपत्ता संग्रहण मानक बोरे के आधार पर किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा, द टोबैको लीव्स आर gathered in standard bags, मानक बोरा, स्टैंडर्ड बैग्स। देखिएगा, एक मानक बोरा मतलब 1 स्टैंडर्ड बैग इज इक्वल टू
1000 बंडल्स, एक मानक बोरा में 1000 बंडल तेंदू लीव्स के आते हैं, ठीक, और एक बंडल में 50 तेंदू पत्ते होते हैं, ऐसा। वन स्टैंडर्ड बैग is equal to 1000 bundles of leaves, whereas one bundle is equal to 50 leaves. मतलब 50 पत्तों का एक बंडल बनेगा, और ऐसे 1000 बंडल एक बोरे में रखे जाएंगे और उसको बेचा जाएगा। तो एक मानक बोरा का, अभी पुरानी सरकार थी उसने 4000 रुपए कर दिया था एक मानक बोरा का, और जो वर्तमान बीजेपी है उसने 5500 घोषणा किया है ना, 5500 पर। समझ रहे हैं? लिख लो ना उसको, लिखेगा वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में एक मानक बोरे की कीमत 4000 रुपए थी। लिखेगा इन द ईयर 2023 वन स्टैंडर्ड बैग ऑफ तेंदू लीव्स इज ऑफ 4000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब उसी में कंटिन्यूएशन लिखेगा। हालांकि नवनिर्वाचित सरकार ने इसे बढ़ाकर 5500 रुपए करने की घोषणा किया है। ऑल्दो द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू इंक्रीज दिस बाय 5500, मतलब जो 4000 उसको बढ़ा करके 5500 करने की घोषणा किया। तो ये उत्तेजक फसलें, समझ में आया? उसके बाद अगला देखना, शर्करा, ठीक, शुगर क्रॉप्स, ठीक, शर्करा या शुगर क्रॉप्स। एक बात देखना बेटा, शर्करा मतलब इसमें चीनी पाया जाए, इसकी जो प्रमुख प्रतिनिधि फसल है वो है आपका गन्ना, शुगर केन, ठीक है ना। द मेन क्रॉप इज शुगर केन, ठीक है ना। प्रमुख प्रतिनिधि फसल जो है इसकी वो गन्ना है। याद रखें कि वर्ष 2023 में गन्ने का कुल उत्पादन 494.2 MT है, ठीक है। द total production of sugarcane in 2023 is 494.2 million टन, 494.2 मिलियन टन है। याद हुआ? 494.2 मिलियन टन, 494.2 मिलियन टन गन्ने का कुल उत्पादन है, ठीक। देखिए बेटा, गन्ना जो है इसमें, इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, ठीक। उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट इसकी प्रोड्यूसर स्टेट है। याद रखें, गन्ने के लिए FRP जारी किया जाता है। FRP ये बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। द गवर्नमेंट इशूज FRP, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा FRP के, फिक्स्ड एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, फिक्स्ड एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य, इसके लिए FRP जारी किया जाता है। अभी थोड़ा सा समझ लो बेटा, जैसे सरकार किसान से फसल खरीदती है तो बाकी फसलों के लिए वो MSP जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन जिस कीमत पर सरकार गन्ने को खरीदती है वो क्या कहलाता है? आपका FRP। अब ये डिफरेंस इसलिए है, अरे इधर ध्यान सुनो, सरकार फसल को जिस कीमत पर खरीदेगी वो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बाकी फसलों को सरकार खरीदती है किसानों से, FCI के गोदाम में रख देती है, उसका दो उपयोग करती है। एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत बांटने के लिए, राशन कार्ड के माध्यम से बांटने के लिए, और एक बफर स्टॉक रखती है कि कहीं पर अगर आपातकाल आ गया तो उसके लिए। एक यूज ये हो गया। लेकिन जब सरकार गन्ने को खरीदती है तो सरकार गन्ने को सीधा नहीं खरीदती। गन्ना लेकर के सरकार क्या करेगी?
सरकार सीधा कहती है कि इस गन्ने को किसान सीधा शुगर मिल्स को बेचेंगे, चीनी जो मिल होंगे, शुगर मिल्स, जहां से इससे चीनी बनाई जाएगी, उनको बेचेंगे। तो सरकार जब लेती है तो सरकार समर्थन करती है, लेकिन जब सरकार ये तय करती है कि चीनी मिल मालिक कितने में गन्ना खरीदेंगे, तो वो कोशिश करती है कि एक जो गन्ना किसान है उसको उसका उचित और ऐसा मूल्य मिले जिससे उसको लाभ हो। इसलिए उसको नाम दिया गया है FRP, फिक्स्ड एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। समझे मेरी बात को? तो गन्ना सरकार नहीं खरीदती, गन्ना किसान जो होते हैं वो चीनी मिल मालिकों को बेचते हैं, शुगर मिल्स के ओनर्स को बेचते हैं। लेकिन सरकार ये न्यूनतम मूल्य तय कर देती है कि तुम इससे कम में नहीं खरीद सकते, और इसी को कहते हैं FRP। बाकी सारे अनाज को सरकार खरीदती है किसान का समर्थन करने के लिए, इसलिए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। समझ में आया? तो ये केवल एक मात्र ऐसा फसल है जिसके लिए FRP जारी किया जाता है। याद रखें, वर्तमान में FRP 315 रुपया प्रति क्विंटल है। ठीक है, वर्तमान में गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य 315 रुपया प्रति क्विंटल है, मतलब एक क्विंटल 315 रुपया में बिकेगा। समझ में आया? 315 रुपया प्रति क्विंटल FRP है, याद रखेंगे इसको। ठीक है ना, गन्ने की FRP है 315 रुपया प्रति क्विंटल, मतलब चीनी मिल मालिकों को इतने में बेचा जाएगा। अब ये जो FRP होता है, FRP ये चीनी वर्ष के लिए जारी किया जाता है, चीनी वर्ष। शुगर ईयर, जैसे हमने एग्रीकल्चर ईयर देखा, फाइनेंशियल ईयर देखा, कैलेंडर ईयर देखा, वैसे ही चीनी वर्ष भी होता है ना। ये होता है आपका 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर इज द शुगर ईयर इन इंडिया। मतलब FRP शुगर ईयर के लिए जारी किया जाता है, चीनी वर्ष के लिए। मतलब जो 315 रुपया प्रति क्विंटल है, ये 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के लिए जारी किया गया। समझ में आया? तो चीनी वर्ष, शुगर ईयर होता है अपना 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। क्लियर हुआ? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के लिए ये जारी किया गया। यह आपका शर्करा, शुगर के। क्लियर हुआ? गन्ने का समझ में आया? मतलब देखो, हमने अभी तक पढ़ा तिलहन उत्तेजक शर्करा। तो तिलहन भारत में उत्पादन 41 मिलियन टन, उत्तेजक बस हमने उसको छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में देखा है 1672 लाख टन, 16.72 लाख टन, है ना। गन्ने का उत्पादन टोटल कितना है भारत में? 494.2, मतलब खाद्यान्न से भी ज्यादा है, 494.2 मिलियन टन। ठीक, और गन्ने की FRP कितनी है आपका? 315 रुपया प्रति क्विंटल। इस पर फोकस करना, इस आंकड़े पर। यह था आपका शर्करा। शर्करा के बाद क्या है? रेशेदार। फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलें या फाइबर क्रॉप्स, इसमें देखेंगे बेटा। अगर मेन क्रॉप्स देखें जिनको हम रेशेदार कहते हैं, तो प्रमुख रूप से कपास, जूट, यही लिखते हैं इंग्लिश में भी, मेस्ता और पटसन। कपास, जूट, मेस्ता, पटसन, है ना। कपास, जूट, मेस्ता, पटसन, ये सब क्या है? आपका रेशेदार फसलों के अंतर्गत है। क्लियर हुआ? इसमें प्रमुख रूप से समझिए, कपास, रेशेदार फसलों की प्रतिनिधि फसल कौन सी? आपका कपास। कपास पर आधारित उद्योग को सूती वस्त्र उद्योग कहा जाता है। ठीक है, द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कॉटन इज नोन एज कॉटन इंडस्ट्रीज। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कहा जाता है। और याद रखें, सूती वस्त्र उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। ठीक है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा, तो सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्रीज। सही बात। सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है? तो कृषि।
अर्थव्यवस्था, कृषि। समझ रहे हो? सर्वाधिक रोजगार क्षेत्र पूछेगा तो कृषि, उद्योग पूछेगा तो सूती वस्त्र उद्योग। सही बात। फिर उसको लास्ट में कंपाइल कर लेंगे अभी। यहां पे तो कपास जो है वो प्रमुख है ना, कपास प्रमुख है। अब देखो जो कपास है, कपास का उत्पादन अगर हम देखें प्रेजेंट प्रोडक्शन, तो यह आपका 29.5 मिलियन बेल्स। कपास का उत्पादन वर्तमान में 29-51 मिलियन बेल्स। बेल्स मतलब गांठ, जैसे भाजी अपन जूड़ी बनाते हैं ना, जूड़ी, एक जूड़ी, दो जूड़ी, तीन जूड़ी, वैसी कपास को जब इकट्ठा किया था तो कपास के जो फल होते हैं उसको गांठ कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब एक बार जो लपेटा जाएगा वो गांठ कहलाएगा, बेल्स कहते हैं। तो 29.51 मिलियन बेल्स। समझ में आ रहा है ना? 29.5 मिलियन बेल्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 बेल इज इक्वल टू 180 केजी होता है इसका। एक गांठ बराबर 180 किलोग्राम। तो आप सोचो 29.51 मिलियन बेल्स है। ठीक, मेरी बात समझ में आई? देखें बेटा, बहुत महत्वपूर्ण, कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात। ठीक है, द हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ कॉटन इन इंडिया इज गुजरात। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात। देर हुआ? अब देखो बेटा, लेकिन ये जो आप 29.51 मिलियन बेल्स देख रहे हैं, लेकिन कपास का उत्पादन भारत में घटा है। ठीक है, बट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइंड। बट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइंड। और क्यों घटा है? याद रखें, इसका प्रमुख कारण, प्रमुख रीजन पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म का संक्रमण है। पिंक बॉल वर्म, ठीक है, पिंक बॉल वर्म का संक्रमण है जिसकी वजह से यह घटा है। अब पिंक बॉल वर्म मतलब एक प्रकार का इंसेक्ट है, कीड़ा समझ लो, है ना। अपन देखते नहीं हो, तो पिंक कलर का होगा, वो बरसात में निकलते हैं, मोटा मोटा ऐसे सर्कल सर्कल बना रहता है थोड़े देर, ऐसे दबा दो पीला पीला निकलता है उसके अंदर। ठीक है, सो दिखाऊं कैसे मैं, समझ लो ना, एक प्रकार का कीड़ा है, पिंक कलर का रहता है ना, जो उस पर लग जाता है, मेन रूप से कॉटन की फसलों पर ही पाया जाता है। अरे कई बार किसी पर सफेद सफेद लगा हुआ देखते हो, खोदते हो तो अंदर से वही निकलता है, पिंक कलर। अलोन, ठीक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कपास की जो उत्पादन है उसमें गिरावट का प्रमुख कारण क्या है, तो पिंक बॉल वर्म संक्रमण। अब पिंक बॉल वर्म संक्रमण किससे संबंधित है? तो कपास क्या है? तो एक इंसेक्ट है जो किसको प्रभावित कर रहा है? आपका कपास को, कॉटन को, ये याद रखना। ठीक है, जैसे कल की क्लास में आपको लंपी डिसीज बताया था। लंपी डिसीज क्या है? एक स्किन डिसीज है ना, जो किसमें होता है? गाय, भैंस, इन लोग, है ना। तो ये समझ में आया? कॉटन समझ में आया? जूट, मेस्ता, पटसन, इसका याद रखिएगा, इनके उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। ठीक है, मेन कपास को ही पढ़ना है इसमें, कपास को याद रखिएगा, और इनके उत्पादन में अग्रणी राज्य वेस्ट बंगाल। जूट, मेस्ता, पटसन, इनके उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका वेस्ट बंगाल। क्लियर? रेशेदार फसलें समझ में आया? रेशेदार के बाद क्या है? मसाला, स्पाइसेस। स्पाइसेस में कुछ याद करने की जरूरत नहीं बेटा। स्पाइसेस मतलब मसाला, सारे प्रकार के मसाले। बस इतना याद रखो, इसमें अग्रणी राज्य कौन सा होना चाहिए, बस। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स केरल। ठीक, मेन देखते हैं बागानी फसल।
बागानी फसल और बागवानी फसल में अंतर होता है। बागवानी वो चाय वगैरह आएगा, चाय, रबड़, कॉफी, बागवानी में आएगा। उसको इंग्लिश होता है प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन बोलते हैं। और बागानी का मतलब होगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब इससे बड़े बड़ी चीजें आएंगी, मतलब जो बाग के तौर पर है वो बागवानी है, प्लांटेशन क्रॉप्स। समझ आया? तो बागानी फसलों में अगर प्रमुख फसल हम देखें कौन कौन से आते हैं, तो बागवानी फसलों में प्रमुख रूप से देखो बेटा, ऐसे याद करो, टॉप, इसके पीछे एक उद्देश्य है बताने का, टॉप टोमेटो, अनियन, पोटैटो, ठीक है, मतलब टमाटर, प्याज और आलू, ये आएगा। इसके साथ साथ फ्रूट्स आएंगे, फल, और उसके साथ साथ सब्जियां, वेजिटेबल्स। तो टमाटर, प्याज, आलू, सब्जी, सही प्रकार की सब्जियां और फल, ये सब हार्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं, बागानी फसलों में। समझ बात? देखें, अगर कुल उत्पादन देखें 2023 में टोटल प्रोडक्शन, तो कुल बागानी फसलों का उत्पादन है 305.9 मिलियन टन। कुल बागानी फसलों का उत्पादन 350.9 मिलियन टन। 5 बोला था क्या? हाँ, लिखो ना 50। 350.9 मिलियन टन, 350 मतलब खाद्यान्न से ज्यादा है, याद रखना है। खाद्यान्न 330.5 और ये 350.9, ठीक है। जो बागानी फसलें हैं उनका उत्पादन 350.9। बागानी फसलों में तो ये 5 प्रकार की चीजें आती हैं। सर्वाधिक उत्पादित फसल अगर देखें बागानी में तो आएगा सब्जी, वेजिटेबल्स का उत्पादन रहा है 212.5 मिलियन टन। मतलब 350 में से 212 अकेले क्या है? सब्जी, ठीक है, 212.5 मिलियन टन, ठीक, सर्वाधिक हो गया। और सेकंड पोजीशन पर है आपका फल, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर है आपका फल 107.7 मिलियन टन। तो 212, 107, तो कुल बागानी फसलों का उत्पादन हो गया 350.9, ठीक। इसमें से सबसे ज्यादा सब्जी 212 को जोड़ोगे आगे 5, तो 212.5 मिलियन, ठीक। और उधर 107.7 मिलियन फल का उत्पादन। समझ में आया? इधर देखो, लिखेगा वर्ष 2018 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया, ठीक है। लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had initiated the Operation Green. The government of India had initiated the Operation Green in 2018. कंटिन्यूएशन में लिखेगा, इसका प्रमुख उद्देश्य टमाटर, प्याज व आलू, यानी टॉप क्रॉप के उत्पादन को बढ़ावा देना था, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑपरेशन वॉज टू इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ टॉप क्रॉप्स। टॉप मतलब समझ गया, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, ठीक है ना। तो इसके उत्पादन बढ़ावा देना था, लिखेगा। लेकिन
15 मई 2020 को भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। देखिएगा, ऑल्दो ऑन 15th May 2020, on the 15th May 2020, Government of India had announced the आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके तहत ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टॉप टू टोटल कर दिया गया। ठीक है, टॉप टू टोटल। एंड अंडर दिस अभियान the operation green has been extended, and under this abhiyan the operation green has been extended from top to total। मतलब टॉप मतलब क्या हो जाएगा आपका, टमाटर, अनियन, पोटैटो, मतलब टमाटर, आलू, प्याज तक था। अब इसका विस्तार टोटल मतलब सब पर कर दिया गया। मतलब टमाटर, आलू, प्याज के साथ साथ फल और सब्जियों पर भी इसका विस्तार कर दिया। ठीक है ना। तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे बागानी फसलों से, हार्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक, ऑपरेशन ग्रीन कब चलाया गया, 2018। इसका विस्तार कब किया गया, 15 मई 2020। ठीक, प्रारंभ में इसमें कितने मतलब फसलें शामिल थी, 3 टॉप, है ना, टमाटो, अनियन, पोटैटो, मतलब ये 3 थी। इसके बाद से क्या कर दिया गया, टॉप टू टोटल, मतलब इसका विस्तार वर्तमान में फल और सब्जियों पर भी कर दिया गया। समझ में आया। तो ये था आपका फसलें, याद हुआ, फसल से संबंधित सारे आंकड़े, योजनाएं, सारी चीजें याद हुई, पक्का लिख लोगे। एक ना वो बनाना बेटा पूरा चार्ट ऐसा, उसमें ऐसा डालना, खाद्यान्न, चावल, गेहूं। अब उसमें वर्गीकरण मत करना, सब लिख दो एक साथ जितना हमने पढ़ा, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, है ना, मसाला छोड़ सकते हो, बागानी। अब उसमें लिखना चालू करो, उत्पादन, खाद्यान्न 330, चावल 135.5, गेहूं 112.7, मोटे अनाज 54.7, दाल 27.5, फिर आगे तिलहन 41 MT, तिलहन के बाद उत्तेजक, तंबाकू 1672 लाख टन, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आगे अपन उत्तेजक बाद शर्करा 494.2 MT। ठीक, 494.2 MT। शर्करा के बाद कहां पर आ गए अपन, रेशेदार में कपास 2951 मिलियन बेल्स। ठीक, और रेशेदार के बाद मसाला छोड़ दो, फिर आ गए बागानी 350.9 मिलियन। समझ में आया। उसके बाद राज्य लिख लो, उसमें उत्पादन में अग्रणी राज्य, चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद मोटे अनाज में कर्नाटक, पढ़ेगा अभी, मोटे अनाज में कर्नाटक, और दाल में मध्य प्रदेश। उसके बाद तिलहन आ गए, तिलहन में राजस्थान। ठीक, उसके बाद आ गया अपन कहा, उत्तेजक, तंबाकू में गुजरात। समझे। फिर रेशेदार, कपास में गुजरात। ठीक, मसाला में केरल, और बागानी में तो आपका उत्तर प्रदेश ही लोग, सॉरी वेस्ट बंगाल लोग इस तरफ है। सही बात, बागानी में, समझ गए, मतलब बागानी में वेस्ट बंगाल। याद हुआ। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग चार्ट बनाओगे तो एक बार में चीजें याद नहीं। याद हुए आंकड़े। एक छोटा सा अलग से इसमें ना देखो, एक बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण करके लिख लें, या कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष ऐसा लिख।
इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष। देखिए वर्ष 2023, ठीक है, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। द ईयर 2023 was declared as इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, IYOM, ये लिखा हुआ ऐसा मिलेगा आपको, IYOM, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, ठीक। देखिएगा घोषणा 5 मार्च 2021 को यूएनओ द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 मार्च 2021 को यह घोषणा किया गया कि 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। घोषणा किया गया 5 मार्च 2021 को कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। एक से देखें, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने का प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया, ठीक है, प्रपोजल, इट वॉज प्रपोज्ड बाय इंडिया, इट वॉज प्रपोज्ड बाय इंडिया, भारत ने इसका प्रस्ताव रखा। याद रखें संयुक्त राष्ट्र संघ के 72 देशों ने इसका समर्थन किया, and it was supported by 72 countries of UNO, and it was supported by 72 countries of UNO, मतलब UNO के 72 देशों ने इसका समर्थन किया और फिर 5 मार्च 2021 को घोषणा किया गया कि मनाया जाए। समझ में मेरी बात क्लियर हुआ? देखें इसका शुभारंभ या उद्घाटन, ठीक है, इनॉग्रेशन, याद रखें इसका उद्घाटन दिसंबर 2022 इटली के रोम शहर से किया गया, जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय है। इनॉग्रेशन, इट वॉज इनॉग्रेटेड at Rome, Italy. It was inaugurated at Rome, Italy, where the headquarter of FAO is situated. जहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन का कार्यालय, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखें खाद्य एवं कृषि संगठन का कार्यालय इटली के रोम में है, वहीं से दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक। देखिए उद्देश्य मोटे अनाज के घरेलू व वैश्विक मांग को बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव इनहैंसिंग द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड ऑफ मिलेट्स, इनहैंसिंग द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड ऑफ मिलेट्स। इसका उद्देश्य क्या था? मिलेट के यानी मोटे अनाज के घरेलू एवं वैश्विक मांग को बढ़ाना, घरेलू एवं वैश्विक मांग को बढ़ाना, ठीक है ना। इनहैंसिंग द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड ऑफ मिलेट्स, ठीक है ना। घरेलू और वैश्विक मांग को बढ़ाना मतलब जब मनाया जाएगा, लोग मिलेट की खूबियों से जब अवगत होंगे तो ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे उसको, तो घरेलू मांग भी बढ़ेगी, विश्व में भी इसकी मांग बढ़ेगी। आइए ना समझ में देखें, अग्रणी उत्पादक देश, याद रखें विश्व में मिलेट के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर कंट्री फॉर द मिलेट्स, ठीक है ना। भारत जो है विश्व में मिलेट के उत्पादन में पहले स्थान पर है। याद रखें भारत विश्व के कुल मिलेट उत्पादन का 20% उत्पादन करता है,
ठीक है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। ठीक है, मतलब समझो बेटा, वैश्विक उत्पादन का 20%, लेकिन एशिया में उत्पादन का 80%। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द मिलेट्स। ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% इन ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 80% इन एशियन प्रोडक्शन। 80% आपका एशिया के उत्पादन। क्लियर हुआ? समझा? सेकेंड नंबर पर ऑब्वियसली चाइना है। ठीक है, सॉरी, सेकेंड नंबर पर नाइजीरिया है। ठीक, और थर्ड नंबर पर चाइना है। ठीक है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिलेट्स, सेकेंड इज नाइजीरिया, थर्ड इज चाइना। ठीक, देखें, भारत लगभग नहीं, भारत का मिलेट निर्यात, ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स बाय इन इंडिया, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट बाय इंडिया। तो देखें, भारत सबसे ज्यादा मिलेट का निर्यात करता है यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक, दूसरा करता है आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, भारत मिलेट का सर्वाधिक निर्यात किसको करेगा? यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब को करता है। याद रखें, भारत ने कुल निर्यात का 50% इन्हीं दोनों देशों को करता है। सही बात। और थर्ड पर आता है नेपाल। ठीक, थर्ड पर आएगा नेपाल। क्लियर हुआ? समझ गया ना? देखें, भारत में उत्पादित प्रमुख मिलेट्स, देखें, भारत में उत्पादित प्रमुख मिलेट्स। ठीक है, लिखिएगा द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस्ड मिलेट्स इन इंडिया, द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस्ड मिलेट्स इन इंडिया। तो जो प्रमुख रूप से प्रमुख मिलेट जिनका उत्पादन भारत में होता है वो 3 है, प्रमुख रूप से जो सबसे ज्यादा हो, मतलब 3 प्रमुख मिलेट है, ऐसा समझ। ठीक है, एक है आपका ज्वार, सोरगम, ज्वार। एक होता है आपका बाजरा, इसको बोलते हैं पर्ल मिलेट। ठीक, ज्वार, बाजरा, और एक है आपका रागी, इसको कहते हैं फिंगर मिलेट। ठीक, तो भारत में प्रमुख मिलेट इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट मिलेट से है। तो भारत में उत्पादित होने वाले प्रमुख मिलेट कौन से हैं? 3, ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है ना, ज्वार, बाजरा, रागी, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट। ठीक है ना, ज्वार, बाजरा और रागी। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला, सर्वाधिक उत्पादित होने वाला मिलेट, मतलब कौन सा मिलेट भारत में सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो याद रखेंगे, बाजरा 40%। ठीक है, कुल मिलेट का 40% अकेले पर्ल मिलेट होता है, मतलब बाजरा। समझ में आया? मिलेट्स तो बहुत सारे प्रकार के होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हो गए, कुछ आपका छोटे अनाज भी होते हैं, मतलब स्मॉल मिलेट्स। ठीक है, जैसे छोटे में आपका एक हो गया मतलब लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट को अपन कहते हैं कुटकी, है ना, कुटकी। एक आ गया आपका कोदो, कोदो को कोदो मिलेट ही बोलेंगे अपन। ठीक है, कोदो मिलेट। तो ये सब स्मॉल मिलेट्स में, कोदो, कुटकी सब स्मॉल मिलेट्स है। इंपॉर्टेंट मिलेट्स में या मेजर मिलेट्स में, है ना, ये सब स्मॉल मिलेट्स है। मेजर मिलेट्स में 3 आते हैं। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी। बाकी इनको छोड़कर सब क्या हो जाएंगे? स्मॉल मिलेट्स हो जाएंगे। ठीक है ना,
भारत में जो टोटल मिलेट्स है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला मिलेट कौन सा है? बाजरा। ठीक है, ये याद रखना था, तो मिलेट्स याद रहेगा। देखो, तो ये था आपका, सारी चीजें खत्म। अब एक टॉपिक इसमें बच गया है एग्रीकल्चर में बताने के लिए, वो है आपका एमएसपी। कल बता दूंगा। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छे से? बाकी विषय याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, कैसे कर रहे हो? कर रहे हो? याद हो रहे हैं? याद तो रुको बेटा, मैं पूछता हूं क्वेश्चन। नहीं होगा ना, ठोक बजा करके याद करवाऊंगा सारे विषय। समझ में आया? कोशिश करता हूं मैं अगले सप्ताह से वैसे तुमको रोक करके याद करवाने। समझ में आया? कि ऐसे तो मेरे को नहीं लगता है तुम्हारे बीच। इकोनॉमिक्स का एक एक डेटा जितना बता दिया हूं, कल याद रहना चाहिए। समझ में आया? बेटा देखो, एकदम फिल्टर करके डेटा आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है आपको। चुपचाप उसी को पकड़ करके एग्जाम में जाकर के बैठना है। ठीक है? आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, ये याद रखना। समझ में आया? तो ये जाकर यहां इसलिए इतना एफर्ट डाल रहा हूं याद करवाने के पीछे। एक ही चीज बस छोड़ा हूं, मार पीट नहीं रहा हूं। समझ में आया? और वो शोभा नहीं देता। ठीक, इसलिए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होकर के बैठो क्लास में, ये यही याद होना चाहिए। और ये जा करके घर में तुरंत चार्ट बना करके लगा दो बेटा। अगर अभी आपको याद है, कल याद रहेगा कोई गारंटी नहीं। 1 महीना है अभी भी एग्जाम, समझ रहे हो? भूल जाओगे 3 दिन के बाद, पूरे आंकड़े भूल जाओगे। इसलिए देखो, मैं जैसे बता रहा हूं आपको, बार बार चार्ट बनाने के लिए, चार्ट बना करके एक साथ लिख करके सबको लटका दो आप घर में, जहां पर ही पढ़ाई करते हो। समझ में आया? इकोनॉमिक्स को कभी किताब देखने की, नोट्स देखने की आपको जरूरत ही ना हो। डेली सुबह उठो, डेली रिवाइज हो, बैठने जाओ, सोने जाओ, जब भी जा रहे हो, जहां पर भी जा रहे हो, ऐसे जगह पर आप एक चार्ट बना करके रखो कि वो चीजें आपको हर बार दिख रही, बार बार दिखेंगी, बार बार स्ट्राइक होंगी, याद रहेगा, भूलेंगे ही नहीं आप। सोते समय एक बार देख लिए, है ना, उठे देख लिए, घर पहुंचे देख लिए, पढ़ने बैठे देख लिए, बाकी सब्जेक्ट खोल बैठे। मेन डेटा ही है, पूरा आंकड़ा है। अब पूरे आंकड़े इसलिए मैं आपको याद करवा चल रहा हूं। अभी आपको याद हुआ है, घर जाओगे, थोड़ा सा रिवाइज करोगे, चार्ट बनाओगे, अच्छे से चार्ट बना करके लगा दोगे, आधा घंटा का मेहनत, और ये हमेशा के लिए आप इससे छुटकारा पाए। समझ आया? कॉन्सेप्ट तो याद कराऊंगा, वो नहीं भूलोगे, लेकिन डेटा भूल जाओगे। कोई भी भूलेगा, कोई भी। समझ में आया? आप ही भूल रहे हो ऐसा नहीं है, वो हर किसी के साथ होता है। ठीक, हाँ, लेकिन अनुभव यह है कि आपको उसको मैक्सिमम टाइम तक या रिटेन कैसे करोगे आप उस डेटा को, वो बहुत इंपॉर्टेंट। समझ गए? इसलिए घर में जाकर के तुरंत आज चार्टिंग करके उसको चिपका दो। एग्रीकल्चर के डेटा खत्म, समझ में आया? सारे डेटा को कंपाइल करके एक साथ डाल दो। समझ में आया? चलो।